शायद उनको ये बात पता नहीं थी कि मोदी जी ने न्याय के देवी की आंखों से पट्टी हटा दी है। अब वो अंधी नहीं है, अब वो देखने लगी है पैसों को। मतलब कैसा लो है ये, जहाँ एक एआई इंजीनियर को एक 2 कौड़ी के करप्ट कलर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। मतलब निकिता की माँ अभी आग सुलगा रही है और आगे चल के घी भी यही डालेंगे। तो तुम क्यों नहीं मर जाते हो, तुम क्यों नहीं कर लेते हो? वरना फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ती चूड़ियां मिलती है, मंगवा करते हैं। मतलब अननेचुरल सेक्स की डिमांड खुद ही करती थी और इल्जाम अतुल पे डाल दिया। वाह, निकिता की माँ को डर था कि अगर निकिता अभी ज्यादा बोलेगी तो ये सच्चाई पता चल जाएगी कि ये लड़की एक सिंपल लड़की नहीं बल्कि सुर्खनखा है। यहाँ अतुल ने रियलाइज किया कि मेंटेनेंस के नाम पे मेरे ही पैसे लेके मुझे ही बर्बाद कर रही है निकिता। लेकिन जज रीता कौशिक ने क्या किया? चुड़ैल की तरह हंसने लगी। अतुल की अपनी वाइफ और सास के साथ मिलकर इस राम राज्य के करप्ट सिस्टम में अतुल को 9 दिसंबर 2024 रोज की तरह सुबह होती है, सूरज निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा बहती है और सारे शहर वाले नॉर्मली रोजाना की तरह अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और उसी शहर के एक कमरे में बैठे एक कॉरपोरेट कंपनी में एआई इंजीनियर के पद पे काम करने वाला 34 साल का अतुल सुभाष 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो बनाता है और नोट्स लिखने बैठ जाता है। रोजाना की तरह शाम होती है, सारे लोग ऑफिस से अपने फैक्ट्री से घर आते हैं और वो इंजीनियर अब तक बैठ के अपने नोट्स को पूरा करने में लगा था। फाइनली 24 पन्नों का नोट्स लिखता है। सारा शहर मस्त नींद में सो रहा होता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, प्रूफ्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अपने छोटे भाई को मेल करता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। दरअसल ये कोई सुसाइड नहीं, प्लान्ड मर्डर है। छीन कर सब कुछ उससे लाचार कर दिया जाता है। यूं ही नहीं, कोई मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। अतुल की अपनी वाइफ और सास के साथ मिलकर इस राम राज्य के करप्ट सिस्टम में अतुल को मार दिया। कैसे उसी की ईमानदारी और हार्ड वर्क के कमाई को उसी की जान लेने में इस्तेमाल किया गया और कैसे चुड़ैल जैसी हंसने वाली जज रीता कौशिक ने उसका पूरा साथ दिया और अतुल को मौत के घाट उतार दिया। चलिए शुरू से समझते हैं आज के इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले जय श्री कृष्ण। अतुल अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढता है और शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाता है। वहीं पे इनको एक लड़की मिलती है और इनका नाम है निकिता सिंघानिया, जो अतुल को काफी पसंद आ जाती है। और इसका एक रीजन ये है कि निकिता बहुत कम बोलती थी और जो भी बोलती थी बहुत सोच समझ के बोलती थी और ये बात अतुल को काफी पसंद आती है। बेचारा इस बात से अनजान था कि ये कम बोलने वाली बात भी एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा है। फिर बात आगे बढ़ी और 2019 में ही ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और यही बंधन आगे चल के इनके फांसी का फंदा बनने वाला था। शादी के बाद अतुल केवल 2 दिनों तक अपने घर बिहार में रहते हैं और कैसे यही 2 दिन इनके पापा के लिए संकट खड़ा कर देती है, इसकी बात हम आगे करेंगे। और उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं बेंगलोर, जहाँ पे अतुल काम कर रहे थे कॉर्पोरेट कंपनी में एआई इंजीनियर के पद पे। और फिर धीरे धीरे अतुल को ये बात पता चलती है कि निकिता शादी करना ही नहीं चाहती थी। निकिता ने शादी इसीलिए किया क्योंकि उनके पापा बीमार थे और इनकी माँ चाहती थी कि इनके पापा के डेथ से पहले इनकी शादी हो जाए। और साथ ही अतुल को ये बात भी पता चलती है कि जिस वजह से उन्होंने निकिता को पसंद किया था वो सिर्फ एक ड्रामा था। मतलब निकिता बहुत सोच समझ के बोलती थी, इसीलिए कम नहीं बोलती थी। वो कम इसीलिए बोलती थी क्योंकि उसकी माँ ने उनसे कहा था कि जो लड़की शादी से पहले ज्यादा बोलती है उनकी शादी टूट जाती है, इसीलिए कम बोल रहा हूँ। यहाँ निकिता की माँ से कहना चाहूंगा कि मैडम नागिन, ज्यादा बोलने से किसी का रिलेशन नहीं टूटता है और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने दिमाग का इलाज करवाओ। सच तो यह है कि निकिता की माँ को डर था कि अगर निकिता अभी ज्यादा बोलेगी तो ये सच्चाई पता चल जाएगी कि ये लड़की एक सिंपल लड़की नहीं बल्कि सुर्खनखा है और फिर अतुल उससे कभी शादी नहीं करेगा। बहरहाल दिन गुजरते हैं और इनमें अनबन शुरू हो जाती है और इसी बीच निकिता के पापा की डेथ हो जाती है। उसके बाद सब नॉर्मल चल रहा था। फिर निकिता की जॉब चली गई और उसके बाद से इनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई क्योंकि जॉब चले जाने से बेरोजगार निकिता दिन भर अपनी माँ से, अपनी फ्रेंड से बात करने लगी और रोमांटिक कोरियन ड्रामास देखने लगी। और कोरियन ड्रामा देख के अतुल को भी कहने लगी कि तुम भी कोरियन जैसे रहो। लेकिन अतुल ने कहा कि मैं इंडियन ही ठीक हूँ, मैं बदल नहीं सकता। इस बात पे भी इनकी लड़ाई होती थी और बार बार लड़ाइयाँ होती थी। फिर निकिता प्रेग्नेंट हुई और इसकी देखभाल के लिए अतुल की माँ गाँव से बेंगलोर आ गई। इसके बाद बच्चे हुए और 1 महीने के बाद पूजा की गई। इस पूजा में अतुल की माँ ने निकिता को एक साड़ी और कुछ चांदी के सिक्के दिए। लेकिन यहाँ उनकी माँ, मतलब निकिता की माँ, निकिता को ये कहने लगी कि हमारे यहाँ पूजा होती है तो लोग 6-6 साड़ियाँ देते हैं अपने बहू को, तुम्हें एक ही दिया गया। मतलब निकिता की माँ अभी आग सुलगा रही है और आगे चल के घी भी यही डालेंगी। यहाँ अतुल और निकिता की रिलेशन सही नहीं चल रही थी और ये बात देख के अतुल की माँ को भी टेंशन होने लगी और टेंशन में रहते रहते वो डायबिटीज की मरीज बन गई। फिर लॉकडाउन लग गई और लॉकडाउन में कुक और बाई नहीं आती थी तो सारे काम अतुल को ही करने पड़ते थे सिवाय कपड़े धोने के, क्योंकि अतुल अगर खुद से कपड़ा धोए और खुद कुछ पहने तो भी लड़ने लगती थी निकिता कि ये ऐसे धुलना चाहिए, वो ऐसे धुलना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, वगैरह वगैरह। और फिर अगर कपड़े सही से फोल्ड करके नहीं रखे हुए हैं इसलिए भी लड़ती थी। खैर ये तो घर घर की कहानी है। इसीलिए कपड़ा सिर्फ निकिता के लिए छोड़ के बाकी सारे काम अतुल खुद करते थे। यहाँ तक कि निकिता ने ये भी कहा कि मुझसे बच्चा नहीं संभलेगा। तो किसी तरह अतुल ने उस लॉकडाउन में पास की किसी औरत को ढूंढा और रखा जो अतुल को बच्चे संभालने में मदद करती थी। निकिता कुछ भी नहीं करती थी क्योंकि इसकी माँ ने इसे सिखाया कि अगर अभी तुम्हें काम करने की आदत लग गई
तो पूरी लाइफ तुम ही काम करती रह जाओगी, इसलिए अभी कुछ मत करना। इसलिए निकिता कुछ भी नहीं करती थी और अतुल घर के सारे काम करने के बाद ऑफिस का काम भी करते थे और साथ में बच्चे भी संभालते थे। मतलब घर की साफ सफाई करना, बाथरूम की साफ सफाई करना, और अतुल खाना अच्छा नहीं बना पाते थे तो होटल से खाना लाना। और राजमाता निकिता सिंघानिया व्यस्त थी कोरियन ड्रामा देखने में, रोमांटिक कोरियन ड्रामा। और फिर कुछ दिन बाद निकिता का अपना ड्रामा शुरू हो गया। मतलब इसने कहा कि मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन अतुल ने जब ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था। और ये ड्रामा इसीलिए क्योंकि निकिता की माँ चाहती थी कि अतुल अपने साले का बेंगलोर में क्लाउड किचन का बिजनेस शुरू कर दे। मतलब उस बिजनेस में अतुल अपने पैसे इन्वेस्ट करे और बिजनेस करेगा उनका साला, मतलब निकिता का भाई। लेकिन अतुल ने ऐसा करने से मना कर दिया। ड्रामा कंटिन्यू था तो अतुल भी डर गया और अपना और निकिता का कोरोना टेस्ट करवाया, वो भी निगेटिव आया, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी निकिता बहाना कंटिन्यू रख के अपनी माँ को वहाँ से बेंगलोर बुला लेती है। और फिर निकिता का सीटी स्कैन करवाया जाता है, इसमें भी सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन डॉक्टर जो निकिता के कजन ब्रदर थे, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद अतुल ने सारा दवाई लाया, क्योंकि उस वक्त बेंगलोर में दवाइयों की स्कार्सिटी थी। और उसके बावजूद भी निकिता दवाई नहीं खाती थी। जब निकिता ने 5-6 दिनों तक दवाई नहीं खाया तो फिर अतुल और निकिता की इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद निकिता की माँ ने कहा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, और निकिता और उसकी माँ वहाँ से जाने की जिद करने लगी। अतुल ने बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की कि रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो आखिरकार अतुल ने उनसे ये कहा कि आज मत जाओ प्लीज, कल मैं तुम लोगों के लिए कैब बुक कर दूंगा और कैब से चले जाना। अगले दिन अतुल ने कैब बुक कर दिया और वो लोग वहाँ से सारे गोल्ड और कुछ सामान लेके चले गए अपने घर। घर जाने के बाद निकिता की मम्मी और उसके भाई, सारे लोग अतुल के घर फोन करके अतुल के पापा को, अतुल की माँ को और अतुल के भाई को गाली देने लगे। और उनके रिश्तेदारों में भी फोन करके अतुल को जलील करने लगे कि अतुल ऐसा है, अतुल वैसा है, अपनी माँ को भी मारता है, मुझे बहुत मारता था, पीटता था, ये करता था, वो करता था, बहुत सारी बातें। मतलब अतुल के बारे में भी और अतुल के माँ के बारे में भी रिश्तेदारों में अफवाह उड़ाने लगे। फिर कुछ दिन बाद उन लोगों ने अतुल से कहा कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ आओ और हमसे माफी मांगो, फिर यहाँ से निकिता जाएगी। लेकिन अतुल माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतुल ने ये कहा कि अगर मैं वहाँ आऊंगा तो तुम्हारे रिश्तेदारों को, सबको ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे मांगे, जो कि निकिता की माँ ने अतुल से पैसे मांगे थे बिजनेस के नाम पे, एक बार 3 लाख और एक बार 13 लाख। उसके बाद उन लोगों ने खुद ही अतुल को वहाँ आने से मना कर दिया। अब अतुल उनसे पैसे मांगने लगा और ये कहने लगा कि मेरे पैसे वापस करो वरना मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा, मेरे पास सारे सबूत हैं। और ये बात याद रखना कि इस टाइम से सालों पहले निकिता के पापा की डेथ हो चुकी है। उसके बाद चीजें काफी खराब हो गई और फिर सेटलमेंट की बात आई तो उन लोगों ने अतुल से 1 करोड़ रुपए डिमांड किए, लेकिन अतुल ने 1 करोड़ रुपए देने से मना कर दिए। उसके बाद उन लोगों ने अतुल पे और उनकी फैमिली पे केस फाइल कर दिया। टोटल 9 केस फाइल किए गए, जैसे आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर। और इल्जाम ये लगाया कि अतुल के पापा और अतुल के भाई ने निकिता के पापा से 2019 में 10 लाख रुपए दहेज मांगे और इसी सदमे में निकिता के पापा की डेथ हो गई। याद है मैंने आपसे कहा था कि अतुल के ससुराल वालों ने अतुल से एक बार 3 लाख और एक बार 13 लाख, टोटल 16 लाख रुपए मांगे और अतुल ने दिए भी। मतलब जो आदमी अपना 16 लाख खुद दे रहा है ससुराल वालों को, वो 10 लाख रुपए दहेज मांगेगा। मतलब पैसे खुद मांगे और इल्जाम अतुल पे लगा दिए। वाह। और फिर निकिता ने कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया कि निकिता के पापा बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दूसरा केस धारा 377 के तहत अननेचुरल सेक्स। अब अननेचुरल सेक्स क्या है? धारा 377 में ओनली पीनस और वजाइना सेक्स को ही नेचुरल सेक्स माना गया है, बाकी एनल सेक्स और ओरल सेक्स को अननेचुरल सेक्स माना गया है। लेकिन क्या अतुल अननेचुरल सेक्स करते थे? बिल्कुल नहीं, मतलब कभी नहीं, बल्कि ये बात भी उल्टी ही है। मतलब निकिता खुद अतुल से अपनी आर्मपिट और वजाइना को लिक करने बोलती थी और इसी वजह से अतुल अधिकतर सर दर्द का बहाना बना के या थकावट का बहाना बना के सेक्स करते ही नहीं थे। मतलब अननेचुरल सेक्स की डिमांड खुद ही करती थी और इल्जाम अतुल पे डाल दिया। वाह। और तीसरा केस डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब अतुल के पापा पे, अतुल पे और अतुल के भाई पे ये इल्जाम लगाया कि ये लोग निकिता को पीटते थे, मारते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि निकिता केवल 4 दिन ही अतुल के पापा से मिल पाई है। शादी के बाद 2 दिन अपने ससुराल बिहार में और 2 दिन निकिता के पापा के डेथ के बाद मायके में। अब 2 ही दिन में अपनी नई बहू को कोई पीटने तो लगेगा नहीं और ना ही डेथ के बाद उस माहौल में पीटने लगेगा। मतलब ये केस भी फॉल्स है। और ऐसे ही अन्य 6 केस फाइल करके अतुल को और उनकी फैमिली को हैरान किया गया। 6 केस प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जौनपुर में और 3 केस इलाहाबाद हाई कोर्ट। अतुल को बेंगलोर से, अतुल के भाई को दिल्ली से और अतुल के पेरेंट्स को समस्तीपुर बिहार से बार बार जौनपुर आना पड़ता था केस की सुनवाई के लिए और हर बार डेट पे डेट मिलती गई। और एक केस अगर खारिज हो भी जाती थी तो निकिता एक नया केस कर देती थी इनके फैमिली पे। इतने केस होने के बावजूद भी अतुल डरा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पढ़े लिखे हैं और उनके पास सारे सबूत हैं, वो लड़ लेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शायद उनको ये बात पता नहीं थी कि मोदी जी ने न्याय के देवी की आंखों से पट्टी हटा दी है। अब वो अंधी नहीं है, अब वो देखने लगी है पैसों को। मतलब जज भी करप्ट होते हैं। प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जौनपुर की जज रीता कौशिक ने शायद निकिता से रिश्वत लेके जानबूझकर बार बार अतुल को परेशान किया। और ये शक सबूत में तब बदल जाती है जब माधव, जो क्लर्क है और जज रीता कौशिक के बगल में बैठते हैं, उसने अतुल से 5 लाख रुपए घूस मांगी और ये कहा कि जज को मैं मैनेज कर लूंगा,
तुम्हारा केस खारिज करवा दूंगा। लेकिन अतुल ने इनकार कर दिया और उसके बाद इनको और भी टॉर्चर किया गया। इन्हें सफाई देने के लिए भी समय नहीं दिया गया और 2 साल से भी कम उम्र के इसके बच्चे के लिए 40,000 पर मंथ गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दे दिया और 40,000 बकाया का, जो कि बच्चे को इतना बड़ा करने में लगा है। मतलब टोटल 80,000 पर मंथ गुजारा भत्ता बच्चे के लिए। लेकिन निकिता इतना में भी खुश नहीं थी। उसने फिर केस कर दिया और 2 लाख पर मंथ बच्चे के मेंटेनेंस के लिए मांग की। यहाँ अतुल ने रियलाइज किया कि मेंटेनेंस के नाम पे मेरे ही पैसे लेके मुझे ही बर्बाद कर रही है निकिता, और वो जज रीता कौशिक जिसको मेरे ही टैक्स के पैसों से सैलरी मिलती है और वो मुझे ही तबाह करने में लगी है बिना किसी गुनाह के। मैंने कभी अपनी मातृभाषा बज्जिका में 2 लाइनें लिखी थी जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि हमर कलाकारी हमरा खातिर काल भै गेले, कोई हमर कलाकारी से ही मालामाल भै गेले। यही बात अतुल को भी लगी कि मुझे और मेरी फैमिली को परेशान करने के लिए मेरा ही यूज किया जा रहा है, इसीलिए मुझे इस सोर्स को ही खत्म कर देना चाहिए। एक दिन जज ने लंच के बाद इनको अपने केबिन में बुलाया जहां निकिता पहले से ही मौजूद थी और इनको सेटलमेंट करने की सलाह दी। लेकिन जब अतुल ने यह कहा कि मैडम पहले इनकी डिमांड 1 करोड़ थी, अब बढ़ के 3 करोड़ हो गए हैं जो मैं नहीं दे सकता, तो फिर रिप्लाई में जज ने कहा कि तो क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे पास उतने पैसे हैं इसीलिए तो मांग रही है। क्या बकवास लॉजिक है ये। अतुल के पास कितने पैसे हैं उससे उसको क्या मतलब। और इस हिसाब से तो अगर अतुल अपना सारा पैसा कहीं डोनेट कर देता और उसके पास एक भी पैसे नहीं बचते तो क्या आप उनका सेटलमेंट फ्री में करवा देते? कभी नहीं। फिर निकिता को बाहर जाने को कहा और जज रीता कौशिक ने साफ साफ ये कहा कि मुझे पता है कि ये सारे केस झूठे हैं। और इस बार जज ने खुद ही डायरेक्टली इनसे 5 लाख रुपए की घूस मांगी और ये कहा कि निकिता को मैं मैनेज कर लूंगी। मतलब इन्हें पता है कि ये केसेस झूठी है और सारे सबूत भी इनके खिलाफ है, लेकिन इन्हें केस खारिज करने के लिए घूस चाहिए। लेकिन अतुल ने फिर से इनकार कर दिया और उसके बाद जज रीता कौशिक ने इन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। और पेशकार माधव जो डेट देने के बदले इनसे 500 से 1000 रुपए घूस तो लेता ही था और साथ ही इन्हें गिरगिराने पर मजबूर भी करता था। मतलब कैसा लॉ है ये, जहाँ एक AI इंजीनियर को एक 2 कौड़ी के करप्ट कलर के सामने गिरगिराना पड़ता है। इनके रिश्तेदारों में इन्हें जलील किया गया, इनके फैमिली पे गंभीर आरोप लगाए गए, एलिमनी के नाम पे इनसे सारे पैसे भी मांगे गए, कोर्ट में बेवजह फंसा के रखा गया और इन्हें गिरगिराने पर मजबूर भी किया गया। अब वैसे तो ये रीजन CNF है के लिए, लेकिन अतुल ने केवल इन्हीं वजह से सुसाइड नहीं किया बल्कि उन्हें कई बार उकसाया भी गया। दरअसल जब जज ने अतुल को अपने केबिन में बुलाया था जहां निकिता पहले से ही मौजूद थी, वहां पे अतुल NCRB का डेटा कोट करते हुए जज से ये कहता है कि मैडम हर साल 1 लाख आदमी इन्हीं झूठे मामलों की वजह से सुसाइड कर लेता है। और वहीं निकिता ने उनसे कहा कि तो तुम क्यों नहीं मर जाते हो, तुम क्यों नहीं कर लेते हो सुसाइड। यहाँ जज को क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स उन्हें निकिता को डांटना चाहिए और उनसे माफी मंगवानी चाहिए क्योंकि वो अतुल को उकसा रही है सुसाइड करने के लिए। लेकिन जज रीता कौशिक ने क्या किया? चुड़ैल की तरह हंसने लगी, शायद ये सोच के कि लाखों तो मर ही रहे हैं, तुम एक और मारोगे तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद अगली डेट पर जब अतुल कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त उनकी सास निकिता की माँ ने उनसे कहा कि तुम अब तक जिंदा हो, तुमने सुसाइड क्यों नहीं किया, तुम मैं क्यों नहीं। और उसके बाद अतुल वहां से चला गया और निकिता की माँ जज रीता कौशिक की तरह चुड़ैल जैसी हंसने लगी। इन सब के परेशान करने और उकसाने के बाद 9 दिसंबर को अतुल ने सुसाइड कर ली। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अतुल की आत्मा को शांति दे। वैसे उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनको न्याय मिलेगा और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिले तब तक उनकी अस्थि को सुरक्षित रखा जाए और जब उन्हें न्याय मिल जाए तो उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाए और अगर न्याय नहीं मिले तो वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। अब वैसे तो इनकी लेने वाली कोर्ट से तो ये उम्मीद नहीं है कि इन्हें न्याय दे सके, लेकिन अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अतुल के आत्मा को गंगा में विसर्जित होना देखना चाहते हैं या कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहता देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सब ने एक साथ आवाज उठाई तो जनता के डर से कोर्ट भी सबूतों में छेड़छाड़ करने से डरेगी और उन्हें न्याय जरूर देगी। लड़कियों के साथ कुछ भी गलत हो जाने पे कैंडल मार्च करने वालों, अगर तुम्हारी हाथ कट नहीं गई है और तुम्हारे पैर सलामत है तो निकालो एक और कैंडल मार्च और बता दो सिस्टम में बैठे उन दरिंदों से कि कोर्ट संविधान से चलेगा, किसी सरकार या किसी जज की मर्जी से नहीं। मुझे अतुल की अस्थि को गंगा में विसर्जित होते देखना है, इसलिए मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। बाकी आपकी जमीर जिंदा है तो जुड़िए इस मिशन में, वरना फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ती चूड़ियां मिलती है, मंगवा कर पहन लीजिए। नमस्कार।